हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य तथा भक्ति एवं सूफी आंदोलन को बारी बारी से वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया है। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मुगल वंश के बारे में जानते हैं। मुगल वंश की जो स्थापना है दोस्तों, वह बाबर के द्वारा की जाती है। जब दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी, तो जब वह दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा होता है तो पंजाब के शासक दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के जो चाचा रहते हैं आलम खां, उनके द्वारा बाबर को भारत पे हमला करने का न्योता भेजा जाता है और फिर बाबर आकर के उनसे युद्ध करते हैं, जो पानीपत के युद्ध से नाम से जाना जाता है, और उन्हें युद्ध में हराकर फिर भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो चलिए आइए उन सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम लोग बाबर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बाबर का प्रारंभिक जीवन कैसे रहा, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके माता पिता कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में कौन कौन सी संघर्ष किए हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां झेली हैं, उन सारी चीजों को देख लेते हैं, जिनसे कि ऑब्जेक्टिव बनाकर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आइए कुछ बाबर के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग मुगल वंश के बारे में देखेंगे। बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर का वास्तविक नाम जो था वह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम रहता है। उनके पिता जो रहते हैं वह तैमूर के वंशज रहते हैं, इसीलिए मुगल के जो शासक हुए बाबर, उन्हें तैमूरियन भी कहा जाता है। चूंकि उनके पिता जो रहते हैं वह तैमूर के वंशज रहते हैं, इसीलिए मुगल के शासक जो बाबर रहते हैं उन्हें तैमूरियन के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी माता जो रहती है वह चंगेज खां के वंशज से रहती है। तो तुर्क और मंगोल का जो ब्लड रहता है वह बाबर के अंदर रहता है, और इसी के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तुर्क प्लस मंगोल, इस दोनों को मिलाकर अगर कहा जाए तो बहादुर वर्ड बनता है, जिसके द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो चलिए दोस्तों आइए बाबर के बारे में हम लोग देखते हैं। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना नामक जगह पे हुआ था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि इनकी पिता की मृत्यु जो है 1494 ईस्वी में हो जाती है, और उस समय बाबर की जो आयु रहती है वह मात्र 11 या 12 साल की रहती है। कहीं कहीं आंसर 11 भी देता है दोस्तों, और कहीं कहीं 12 भी देता है। तो वही 11-12 साल के करीब बाबर की उस समय आयु रहती है, जिस समय उनके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद दोस्तों बाबर जो है फरगना के गद्दी पे शासक के रूप में बैठते हैं। तो 11-12 वर्ष की उम्र में वह शासक के रूप में फरगना की गद्दी पे बैठते हैं। तो उस उम्र से ही उन्हें अपने जीवन में कई संघर्ष करने पड़े। उन सारे संघर्षों को हम लोग देखते हैं। 1494 ईस्वी में जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वह गद्दी पे बैठते हैं, तो सबसे पहले 1494 में उन्होंने समरकंद को जीतने का प्रयास किया। वो जो उनका जो फरगना क्षेत्र रहता है उन्हीं के बगल का क्षेत्र रहता है समरकंद, और उसी समरकंद को अपने पिता के मृत्यु के बाद बाबर जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह इस प्रयास में असफल रहते हैं। कहा जाता है कि जब वह पहले प्रयास करते हैं समरकंद को जीतने का, तो इस प्रयास में वह असफल रहते हैं और वह हार नहीं मानते हैं, और बाद में वह फिर समरकंद पे 1497 ईस्वी में आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके समरकंद को जीत लेते हैं। तो
1494 में उन्होंने प्रथम बार समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन वह यह युद्ध जीत नहीं पाते हैं। लेकिन बाद में 1497 में पुनः उन्होंने समरकंद पर आक्रमण करके समरकंद को जीत लिया। फिर कहा जाता है कि पुनः इन्होंने जब समरकंद को जीता तो उस समय जो समरकंद का राजनीतिक सत्ता था दोस्तों, वह बहुत ही मजबूत था, और जिसके कारण बाबर वहां ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाते हैं, और पुनः जो है वहां के शासकों को द्वारा इन्हें समरकंद से हटा दिया जाता है और समरकंद से इन्हें भागना पड़ता है। फिर वह पुनः हार नहीं मानते हैं और 1501 ईस्वी में फिर वह पुनः समरकंद पर आक्रमण करके समरकंद को पुनः जीत लेते हैं। और जब वो 1501 में समरकंद को जीतते हैं तो इस बार वह 8 महीने के लिए वहां का जो शासन रहता है वह अपने अधीन कर लेते हैं। लेकिन 8 माह के बाद फिर इन्हें वहां से पराजित करके भागना पड़ता है, इन्हें पराजित हो जाते हैं वहां के शासकों के द्वारा और इन्हें अपने क्षेत्र में लौटना पड़ता है। फिर कहा जाता है कि 1504 ईस्वी में बाबर के द्वारा काबुल और गजनी को जीत लिया जाता है, और काबुल और गजनी को जीतने के बाद 1507 ईस्वी में बाबर के द्वारा पादशाह की उपाधि धारण की जाती है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई। तो पादशाह की उपाधि जो है वह बाबर के द्वारा धारण की गई थी। फिर पुनः 1511 ईस्वी में जो वह समरकंद के क्षेत्रों को 8 महीना के लिए जीतने के बाद फिर वहां से हार जाते हैं, पुनः वह समरकंद के क्षेत्र पर 1511 ईस्वी में आक्रमण करते हैं और वह फिर से समरकंद को जीत लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि 1511 में समरकंद को जीतने के बाद फिर 1512 में उन्हें वहां के शासकों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और फिर वहां से उन्हें भागना पड़ता है। तो बार बार समरकंद को जीतने के बाद भी उन्हें बार बार वहां के शासकों के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया जाता है। इसीलिए फिर वह समरकंद का जो क्षेत्र रहता है उस पर वह आक्रमण करना उचित नहीं समझते हैं, अपने समय को बर्बाद करना उचित नहीं समझते हैं, और उसी दौरान फिर वह समरकंद के तरफ आक्रमण न करके वह भारत के क्षेत्रों में बढ़ते हैं और भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उसके बारे में। कहा जाता है कि समरकंद और मध्य एशिया जब हार जाते हैं तो वह भारत की ओर बढ़ते हैं, और वह भारत में जिस समय वो भारत की ओर बढ़ते हैं, कहा जाता है कि भारत के क्षेत्रों पर जिस समय वो आक्रमण करने आ रहे थे तो वह जो भारत का जो सिंध प्रांत का क्षेत्र रहता है, जो लाहौर का क्षेत्र रहता है, उस क्षेत्र में सबसे पहले वह आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके वह बाजौर और भेरा के क्षेत्रों को जीत लेते हैं। 1519 ईस्वी में वह भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ते हैं और उसी दौरान 1519 में उनके द्वारा बाजौर और भेरा के क्षेत्रों को जीत लिया जाता है। फिर पुनः वह जब ये बाजौर और भेरा के क्षेत्रों को जीतते हैं तो उनकी उत्साह जो है और बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में जीतना जो है आसान है और इस क्षेत्र को हम आसानी से जीत सकते हैं। इसीलिए फिर पुनः वह 1520 ईस्वी में बाजार और भेरा के साथ साथ पंजाब के जो सियालकोट का क्षेत्र रहता है उसे भी जीत लेते हैं। तो 1519 में बाजार और भेरा को जीता जाता है इनके द्वारा। फिर पुनः 1520 ईस्वी में बाजार और भेरा के साथ साथ पंजाब का सियालकोट का जो क्षेत्र रहता है वह भी जीत लिया जाता है। फिर इसे जीतने के बाद वह यही नहीं रुकते हैं और 1524 ईस्वी में वह लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लेते हैं। 1520 में तो वह पंजाब के सिर्फ सियालकोट तक को ही जीतते हैं, लेकिन 1524 के आक्रमण में वह लाहौर के साथ साथ पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जब यह भारत के सिंध प्रांत के क्षेत्रों में आक्रमण कर रहे थे, जब उस क्षेत्रों को यह जीत रहे थे,
उस समय भारत में जो है सल्तनत काल के जो अंतिम शासक रहते हैं इब्राहिम लोदी, उनका शासन यहाँ चल रहा था और सल्तनत काल की जो नींव है वह हिल चुकी थी। उनका शासन उतना मजबूत नहीं रहता है और इसी कारण पंजाब के शासक जो दौलत खां रहते हैं और उनके चाचा जो आलम खां रहते हैं, उनके द्वारा बाबर को भारत पे यानी कि दिल्ली पे आक्रमण करने का न्योता भेजा जाता है। और होता यह है कि जब बाबर यह देखते हैं कि वहां के शासकों के द्वारा हमें आमंत्रित किया जा रहा है, वहां के शासकों का सहयोग मिल रहा है, तो उनकी जो क्षमता रहती है वह और भी बढ़ जाती है और उनका हमला करने का जो आत्मविश्वास रहता है वह और बढ़ जाता है और वह भारत की क्षेत्रों में हमला करने के लिए आ जाते हैं। और कहा जाता है कि वह सबसे पहले 1526 में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को वह पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा पानीपत नामक जगह पर लड़ा गया, जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसीलिए इसे पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में परिणाम यह होता है कि बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और उसी युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जिस समय यह युद्ध होता है उस समय इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सेना होती है और बाबर के पास मात्र 10,000 सैनिक रहते हैं। फिर भी यह युद्ध बाबर के द्वारा जीत लिया जाता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाकर पूछ दिया जाता है कि वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी। तो वह थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की युद्ध की मैदान में ही मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इतने कम सैनिक होने के बावजूद भी बाबर इस युद्ध को जीतते हैं। तो इस युद्ध को जीतने में उन्होंने कई सारी रणनीतियां बनाई थी और इस युद्ध में ही कहा जाता है कि सबसे पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। बाबर के द्वारा ही सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में और उनके तरफ से 2 प्रसिद्ध तोपची थे जो तोप चलाते थे। उनका नाम था उस्ताद अली कुली तथा उस्ताद मुस्तफा। दो तोपची रहते हैं जिनका नाम इस प्रकार है, अली कुली तथा मुस्तफा। ये दोनों तोपची जो रहते हैं तोप चलाने में बहुत ही माहिर रहते हैं और कहा जाता है कि इस युद्ध में तोप के बल पर ही बहुत सारा नुकसान होता है इब्राहिम लोदी को, जिसके कारण वह युद्ध हारते हैं। इस युद्ध में उन्होंने जो तोप को सजाया था उस विधि को उस्मानी विधि के नाम से जाना जाता था तथा जिस पद्धति के तहत बाबर ने युद्ध लड़ा उस पद्धति को तुगलमा पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन से युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। तो वह पद्धति था या नीति था तुगलमा पद्धति। तो इसे आप याद रखिएगा। कहा जाता है कि 1526 ईस्वी में यही पानीपत युद्ध को जीतने के बाद यह अपने आप को वहां का शासक घोषित कर देते हैं और भारत में मुगल वंश की नींव रख देते हैं और यहीं से मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा कर दी जाती है। तो बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध जीतने के बाद यहाँ मुगल वंश की नींव रखी जाती है, मुगल वंश की स्थापना की जाती है। कहा जाता है कि जब यह युद्ध जीतते हैं पानीपत का युद्ध तो उनके क्षेत्र के जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत सा दान के रूप में धन देते हैं। वह बहुत ही उदार रूप में अपने लोगों के सामने पेश आते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों ने उन्हें कलंदर की उपाधि भी दी है। तो कलंदर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद
वह यही नहीं रुकते हैं और वह मेवाड़ के जो राजा रहते हैं राणा सांगा, उनके साथ एक युद्ध लड़ते हैं, खानवा के युद्ध। उनके साथ यह युद्ध इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनके द्वारा कहा जाता है कि जब हम इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ रहे थे उस समय हमें राजा राणा सांगा द्वारा सहायता नहीं मिली और वह युद्ध में हमारा सहायता नहीं किया और इसी कारण वह उनसे युद्ध लड़ते हैं, जिस युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राजा राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा जाता है। कहा जाता है कि बाबर के द्वारा इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था। चूंकि जो राणा सांगा रहते हैं, जो मेवाड़ के राजा रहते हैं राणा सांगा, उनकी सेना तो बहुत बड़ी थी ही, साथ ही साथ उस समय के जितने राजपूत शासक थे सभी अपनी छोटी छोटी सेना की जो टुकड़ी थी वह राणा सांगा के तरफ से लड़ने के लिए भेजते हैं। तो इस युद्ध में बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया जाता है, यानी कि जो मुस्लिम वर्ग के जितने भी लोग रहते हैं वह जिहाद का नारा देता है, जिसका मतलब होता है धर्म के लिए युद्ध। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों धर्म के लिए युद्ध। बाबर कहते हैं कि यह जो युद्ध है वह धर्म को बचाने की लड़ाई है और कहा जाता है कि बाबर के द्वारा उस समय शराब की जितने भी प्याले रहते हैं, जितने भी घड़े रहते हैं, उन्हें उड़ेल दिया जाता है, उन्हें बिक दिया जाता है। बोला जाता है कि जब तक इस युद्ध को नहीं जीता जाएगा कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा। और जिहाद की नारा सर्वप्रथम इसी युद्ध में बाबर के द्वारा दिया जाता है। कहा जाता है कि यह युद्ध भी बाबर के द्वारा जीत लिया जाता है और राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करते हैं। गाजी का मतलब होता है दोस्तों काफिरों को मारने वाला। काफिरों मतलब गद्दारों को मारने वाला। चूंकि यह बाबर के द्वारा कहा जाता है कि चूंकि यह हमें इब्राहिम लोदी से युद्ध के दौरान साथ नहीं दिए, इसलिए यह गद्दार थे, इसीलिए इन्होंने काफिर कहा इन्हें और इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। जब खानवा के युद्ध या राजा राणा सांगा से जीत लेते हैं तो इनके द्वारा एक अगला युद्ध जो है लड़ा जाता है, उस युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध इनके द्वारा 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ लड़ा जाता है, जो कि मालवा और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र रहता है उनके शासक रहते हैं। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर के द्वारा मालवा और बुंदेलखंड के शासक मेदिनी राय के साथ लड़ा जाता है। यह भी एक राजपूत शासक रहते हैं और कहा जाता है कि इनके पास भी बहुत सारी सेनाएं रहती है, लेकिन इस युद्ध में भी बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया जाता है, जिसके कारण बाबर यह युद्ध भी जीत लेते हैं। और कहा जाता है कि इस युद्ध को जीतने के बाद मेदिनी राय की 2 पुत्रियां रहती है, उस दोनों पुत्रियों को बाबर के द्वारा अपने बेटे को भेंट के रूप में दे दिया जाता है। तो चंदेरी का युद्ध भी बाबर के द्वारा जीत लिया जाता है। उसके बाद इनके द्वारा एक घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह घाघरा का युद्ध ही इनका अंतिम युद्ध था। घाघरा का युद्ध जो है दोस्तों बाबर ने अफगान शासक महमूद लोदी के साथ लड़ा था। तो घाघरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच में। यह युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया और इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है और बाबर इस युद्ध को भी जीत लेते हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर के जो पुत्र रहते हैं, बाबर के चूंकि 4 पुत्र रहते हैं दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, बाबर के 4 पुत्र रहते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और इन्हीं में से किन्हीं एक पुत्र की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और कहा जाता है कि पुत्र शोक में यानी पुत्र मोह में बाबर का प्राण चला जाता है और वह अपना प्राण त्याग देते हैं और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु का डेट आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में पुत्र मोह में हो जाता है। बाबर के द्वारा कहा जाता है दोस्तों कि बाबर को मरने के बाद उनके पुत्रों के द्वारा आगरा में दफना दिया जाता है। शुरू में तो आनन फानन में आगरा में दफना दिया जाता है, लेकिन बाबर के द्वारा एक जो है पत्र लिखा रहता है, उसमें किस बेटे को कौन सा क्षेत्र देना है और हमें कहां दफनाना है, ये सारी चीजें लिखी रहती है। जब पत्र दफनाने के बाद जब सभी पुत्र उनके एक जगह बैठते हैं और उस पत्र को खोलते हैं, तो उस पत्र में जहां जहां जिस बेटे को बोला गया था वहां का शासक तो बना दिया जाता है उन्हें, और बाद में देखते हैं चारों पुत्र कि उनके पिता ने कहा था कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हमें मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। तो फिर उन्हें आगरा से कबाड़ करके काबुल में उनके जो मृत शरीर रहता है, उनके जो अस्थियां रहती है, उन्हें काबुल में दफना दिया जाता है। तो उनके शव को तो शुरू में आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें कबाड़ कर काबुल में दफना दिया जाता है। बाबर के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई थी दोस्तों, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आप याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जामों में पूछा गया था कि बाबर के आत्मकथा का नाम क्या है। तो बाबर की आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, जिसका कि आगे चलकर अकबर के समय में फारसी भाषा में अनुवाद इनका पायदा खान के द्वारा की जाती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, जो कि बाबर का आत्मकथा था, उसका आगे चल के फारसी भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया जाता है। तो अकबर के समय में पायदा खां के द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो मुगल वंश में जो बाबर जो शासक हुए, उनके पहले शासक, उनके बारे में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के थ्रू बारी बारी से उनसे जितने भी पॉइंट बन सकते थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सारे को क्लियर करने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर सारी चीजें समझ में आई है, हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इनका जो पुत्र रहता है हुमायूं, उनके साथ, तो मुगल वंश के अगले शासक हुमायूं के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।